इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। मैंने ये चीज़ मेरे बचपन से लेके आज तक सुनी है और मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग भी ये चीज़ सुनकर ही बड़े हुए होंगे। मेरा सवाल आप सबसे ये है कि हम कब तक खुद को डेवलपिंग कहलाएंगे? आज़ादी के 78 साल बाद भी हम डेवलपिंग है। हम कब खुद को एज अ डेवलप्ड नेशन कह पाएंगे? क्या 78 साल काफ़ी नहीं एक देश को डेवलप बनने में? और सबसे बड़ी बात, क्या हम सच में डेवलप हो रहे हैं? कि हर गली में आपको भरपूर टैलेंट मिल जाएगा। कोई अच्छा डांसर है, कोई अच्छा सिंगर, कोई अच्छा क्रिकेटर है, कोई अच्छा इंजीनियर। हम थर्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है। हमारे पास ऑयल, नेचुरल गैस है और यहाँ की एटॉमिक मेटल्स जैसे थोरियम और यूरेनियम भी है। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे यंगस्टर्स IT, मेडिकल, दूसरे सेक्टर्स में काम करते हैं। देश के पास इतने रिसोर्स होने के बावजूद कुछ कमी लगती है। लगता है इंडिया अभी तक अपने फुल पोटेंशियल तक पहुँचा ही नहीं और मुझे डर इस बात का है कि कभी फुल पोटेंशियल तक पहुँचेगा ही नहीं। फिर सवाल उठता है, अगर इतना पोटेंशियल है तो हम पीछे क्यों हैं? और जब भी हम इस बात पूछते हैं, लोग यूजुअली दो एक्सक्यूजेस देते हैं। पहला एक्सक्यूज लोग देते हैं कि गुरु ने देश लूट लिया, वरना देश कहाँ पहुँच गया होता। ठीक है, माने कि देश बेहतर जगह पर होता अगर गोरे हम पर कभी राज नहीं करते। और क्या सिंगापुर पर ब्रिटिशर्स का राज नहीं था? आपको जानकर हैरानी होगी कि सिंगापुर भी कॉलोनाइज था, यानी कि सिंगापुर में भी गोरों का राज था। उन्हें इंडिपेंडेंस या आज़ादी 1965 में मिली, यानी इंडिया को आज़ादी मिलने के पूरे 18 साल बाद। सिंगापुर के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जब इंडिया आए कोलकाता शहर से प्रभावित हुए थे। पर अफसोस की बात यह है कि सिंगापुर कहाँ पहुँच गया और कोलकाता और इंडिया कहाँ रह गए। दूसरा एक्सक्यूज लोग देते हैं कि भाई पॉपुलेशन तो देखो, बट मेरा सवाल ये है कि क्या चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है? फिर भी चाइना आज वर्ल्ड लीडर बन के बैठा है और USA को कड़ी टक्कर दे रहा है। माना ये देश परफेक्ट नहीं है और इन देशों की भी खामियां होगी, बट अफसोस की बात यह है कि ये देश इंडिया से कहीं आगे है। जहाँ दूसरी कंट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन जैसे AI रोबोटिक्स में काम कर रही है, वहाँ हम आज भी साफ हवा, साफ पानी के लिए लड़ रहे हैं। एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की बातें करते हैं और दूसरी तरफ किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर लोग लाइन में खड़े रहते हैं। लगता है कि हमारे देश के क्रांतिवीर जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, BR अम्बेडकर और ऐसे कई क्रांतिवीर जिन्होंने एक आज़ाद देश के लिए अपनी जान दे दी, क्या वो आज अपने देश की हालत देखकर खुश होंगे? क्या उनका सपना जो इस देश को लेकर था वो पूरा हो रहा है? लेकिन ये सिर्फ ग्लोबल कंपैरिजन की बात नहीं है। असली प्रॉब्लम तो आम आदमी की ज़िंदगी में दिखती है। इंडिया में टैक्स हर चीज़ पर लगता है और उसका रिटर्न हमें नहीं मिलता। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की क्या हालत है। हम सैलरी पे टैक्स देते हैं, घर पे टैक्स देते हैं, लेकिन जब हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है। फिर टैक्स देने का क्या फ़ायदा? मैं ये क्लियर कर दूँ कि मुझे टैक्स देने से कुछ इशू नहीं है। प्रॉब्लम इस बात से है कि टैक्स के अगेंस्ट हमें कोई भी अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है। टैक्स का इस्तेमाल वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल एंड स्कूल्स बनने में होना चाहिए ताकि कोई भी सिटीजन फ्री ऑफ चार्ज इलाज करा सके एंड अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, भले ही उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो भी हो। जब लोगों को टैक्स के हिसाब से सुविधा नहीं मिलती तो वो लोग देश छोड़कर चले जाते हैं एंड दूसरे देशों की इकोनॉमी में फ़ायदा होता है और कहीं ना कहीं इसके पीछे सिस्टम भी जिम्मेदार है। बट कभी कभी लगता है कि सिस्टम की प्रायोरिटी ये सब कभी रही ही नहीं। अगर अच्छे स्कूल्स बना देंगे और अमीर एंड गरीब साथ में अच्छी शिक्षा ले लेंगे तो ये हिंदू मुस्लिम करके वोट कैसे लेंगे? गलती एज जनता हमारी भी है क्योंकि हम नेता का चेहरा देखकर वोट करते हैं, ना कि उनकी पॉलिसी सुनकर। अगर कोई नेता हिंदू मुस्लिम करता है तो एज जनता ये हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें वोट ना दे। हमें हर इलेक्शन एक लॉलीपॉप पकड़ाया जाता है, विजन 2010, विजन 2020, विजन 2040, और हम एज सिटीजन्स हर बार प्रोमिसेस में उलझ जाते हैं। नेता चुन के आते हैं, 5 साल में अपनी लाइफ बनाते हैं और चले जाते हैं एंड द साइकिल कंटिन्यूज। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनवाने से देश बेहतर नहीं होगा।
सवाल है सलूशन क्या है। सबसे पहले एजुकेशन पर फोकस करना होगा। गवर्नमेंट स्कूल्स और अच्छे और बेहतर करने होंगे ताकि गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा ले सके और अपनी लाइफ में कुछ कर सके, जिससे उसका परिवार गरीबी से बाहर आ सके। दूसरा, जॉब्स। इंडिया में कई मैन्युफैक्चरिंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है जहाँ लोग काम करते हैं, जैसे टेक्सटाइल, लेदर और ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग। बेहतर यह होगा कि ऐसे सेक्टर को ऑर्गेनाइज किया जाए, मतलब सब वर्कर्स को अच्छी सैलरी और पेंशन मिले, जिससे एक नॉर्मल वर्कर भी गरीबी से बाहर आ सके। तीसरा, सवाल पूछना, जो सबसे मुश्किल है। इंडिया में नेताओं से सवाल पूछना पाप माना जाता है, जो कि गलत है। नेता एक पब्लिक सर्वेंट है। लेट मी रिपीट, पब्लिक सर्वेंट, जिनसे सवाल पूछना हमारा हक है। हम नेताओं के लिए नहीं, नेता हमारे लिए काम करता है, और ये चीज़ हमें समझनी होगी ताकि हम नेताओं से जवाब ले सके। नेता इलेक्शन के टाइम पर कई वादे करते हैं, मगर इलेक्शन जीतने के बाद वो वादे पूरे करवाने के लिए हमें सवाल पूछते रहना चाहिए। एज जनता हमें अवेयर बनना चाहिए और हमेशा सोचना और पूछते रहना चाहिए एक बेहतर ज़िंदगी के लिए। एज अ प्राउड इंडियन, आई नो कि हमारे देश में बहुत पोटेंशियल है। प्रॉब्लम इंडिया में पोटेंशियल की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी पोटेंशियल से कम एक्सपेक्ट करने लगे हैं।